Hello beta, welcome to physics class, and today beta we will discuss a new topic, that is vectors. Vectors beta unit 2 of 11th class physics का most important chapter है. तो बेटा वेक्टर्स आपका 11th क्लास के लिए भी 12th क्लास के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो वेक्टर्स की हेल्प से हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और वेक्टर्स की हेल्प से हम मैक्सिमम थ्योरी वाले पार्ट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे. तो इसका मीनिंग वेक्टर्स आपका फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो अब वेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं फिजिक्स में वेक्टर्स आपका कहां कहां यूज होता है. तो बेटा आप ये बताओ, फिजिक्स के अंदर लॉज भी होते हैं, प्रिंसिपल्स भी होते हैं, हाइपोथेसिस भी होते हैं, रूल्स भी होते हैं, रेगुलेशंस भी होते हैं. तो आपको मालूम होगा फिजिक्स के अंदर रूल्स में, रेगुलेशंस में, लॉज में, प्रिंसिपल्स में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आपकी यूज होती हैं. लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए हम मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करते हैं. वो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी स्केलर्स भी होती हैं और फिजिकल क्वांटिटीज आपकी वेक्टर्स भी होती हैं. तो बेटा हम लॉज में, प्रिंसिपल्स में स्केलर क्वांटिटीज का भी यूज करते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज का भी यूज करते हैं. तो अगर हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज भी लॉज में यूज होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज भी हमारी लॉज में यूज होती हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि हमें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो कितने टाइप्स की होती हैं और वो कहां कहां यूज होती हैं, वो कहां कहां यूज होते हैं. इसका मीनिंग लॉज में, प्रिंसिपल्स में, हाइपोथेसिस में हम लॉज को प्रॉपर वे से एक्सप्रेस करने के लिए जिन फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं. लाइक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ. इन तीनों लॉज में हम फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी को यूज करते हैं और फोर्स आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. तो इसी टाइप से कुछ और भी प्रिंसिपल्स हैं फिजिक्स में, कुछ ऐसे लॉज हैं जहां मल्टीपल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आपकी यूज होती हैं. तो बेटा अब हमें ये तो मालूम चल गया कि लॉज में, प्रिंसिपल्स में आपकी फिजिकल क्वांटिटीज यूज होती हैं. उनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर होती हैं, कुछ वेक्टर होते हैं, कुछ आपकी टेंसर होती हैं, कुछ आपकी प्योर रेशियो वाली फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं. मैंने एक वर्ड नया यूज किया, दैट इज टेंसर. टेंसर मींस वो फिजिकल क्वांटिटीज जो ना तो स्केलर होती ना वेक्टर होती हैं. सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज whose explanation is not done by scalar nature as well as vector nature are known as tensor physical quantities. तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो ना तो वेक्टर नेचर कैरी करती हैं और वो ना वो स्केलर नेचर कैरी करते हैं. उनका नेम क्या होता है बेटा नेचर में? टेंसर. तो टेंसर को भी हम विद एग्जांपल अभी अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करेंगे. बेटा नाउ फिजिकल quantities. Number 1, pure ratio physical quantities. Number 2, scalars. Number 3, vectors. And number 4, tensors. अब बेटा प्योर रेशियो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं जो रेशियो की फॉर्म में होती हैं? दैट इज रिलेटिव डेंसिटी. नाउ टेल मी फार्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. इसी टाइप से रिलेटिव refractive index, that is mu2 upon mu1, that is refractive index of glass upon refractive index of air. Now
Here we have relative density. अब बेटा relative density आपकी ऐसी क्वांटिटी है जो आपकी यूनिट लेस क्वांटिटी के अंदर आएगी। तो relative density किसी भी टाइप की यूनिट कैरी नहीं करेगी, क्योंकि डेंसिटी से डेंसिटी आपकी कैंसिल हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक नंबर मिलेगा, हमें सिर्फ यहाँ पर एक नंबर मिलेगा। नंबर डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट आपका सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। उसी टाइप से हमें यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक नंबर मिलेगा और नंबर डिसाइड करेगा कि जो आपका मीडियम है वो डेंसर है या रेयर है। तो ये नंबर ही डिसाइड करेगा मीडियम आपका डेंसर है या रेयर है। तो अब हमें इन फिजिकल क्वांटिटीज में एक सिंपल रेशियो मिलेगी, और रेशियो कैसी होगी? यूनिटलेस होगी, डायमेंशनलेस होगी। सो दीज फिजिकल क्वांटिटीज विल कैरी नो यूनिट, नो डायमेंशनल formula. So these are pure ratio physical quantities. तो ये pure ratio वाली आपकी physical quantities होती हैं जो कई बार आपके न्यूमेरिकल्स में, कई बार आपके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में यूज होंगी, कई बार ये लॉज में यूज होती है और हमें ये बताती हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक करेगा, फ्लोट करेगा, या जो मीडियम है वो रेयर है या डेंसर है। तो इस टाइप से हम इनको लॉज में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और रिलेटिव डेंसिटी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी यूज करते हैं। तो ये आपके जो प्योर रेशियो वाली फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये फिजिक्स में मल्टीपल लॉज में यूज होती हैं। नेक्स्ट वी हैव स्केलर्स। स्केलर्स का मीनिंग ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। इसका मीनिंग जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ वैल्यू कैरी करेंगी तो उनको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। जिन फिजिकल क्वांटिटीज का एक्सप्लेनेशन सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड करेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, उनका नेम स्केलर्स होगा। लाइक मास, लाइक वॉल्यूम, लाइक एरिया, दीज आर स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मीनिंग जो क्वांटिटीज आपकी सिर्फ वैल्यू से एक्सप्लेन होंगी उनको हम बोलेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। अब अज्यूम कर लो आप एक शॉपकीपर के पास गए हो और आपने उसको क्या बोला? I need 4 kg sugar in north direction। तो आप एक शॉपकीपर के पास गए हो और आपने उससे क्या बोला? आपने उसको क्या बोला? I need 4 kg sugar in north direction। फिर आप एक फैब्रिक की शॉप पे गए हो और आपने उसको क्या बोला? I need 10 मीटर फैब्रिक in south direction। फिर आप कहां गए? आप एक केरोसिन ऑयल शॉपकीपर के पास गए और आपने क्या बोला? आई नीड 5 लीटर केरोसिन ऑयल इन ईस्ट डायरेक्शन। तो अब चेक करो, मैंने आपको 3 स्टेटमेंट बोली हैं। दैट इज आई नीड 4 kg शुगर इन नॉर्थ डायरेक्शन, आई नीड 10 meter fabric in south direction, I need 10 meter fabric in south direction, and I need 4 liter or 5 liter kerosene oil in east direction। तो बेटा शॉपकीपर क्या आपको अंडरस्टैंड कर पाएगा? शॉपकीपर आपको पागल बोलेगा और आपको वहां से भगा देगा। इसका मीनिंग क्या है? शॉपकीपर को ये लगेगा कि आप पागल हो गए हो और आपको कोई भी क्वांटिटी नहीं चाहिए और आपको वहां से भगा देगा। इसका मीनिंग क्या है? शॉपकीपर आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसका मीनिंग क्या है? जो मास है वो सिर्फ वैल्यू से ही डिस्क्राइब होता है। अगर आप मास के साथ में डायरेक्शन लगाओगे तो ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी मीनिंगलेस हो जाएगी। तो शॉपकीपर के लिए जो 4 kg शुगर है वो नॉर्थ डायरेक्शन लगने के बाद मीनिंगलेस हो चुकी है। इसी टाइप से शॉपकीपर के लिए 5 लीटर केरोसिन ऑयल डायरेक्शन लगने के बाद मीनिंगलेस हो चुका है। इसी टाइप से शॉपकीपर के लिए 10 मीटर फैब्रिक डायरेक्शन लगने के बाद मीनिंगलेस हो चुका है। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब होंगी, जो सिर्फ वैल्यू से ही डिस्क्राइब होंगी, जो सिर्फ वैल्यू से एक्सप्लेन होंगी, उनका नेम क्या होता है? दीज आर नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। दीज आर नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा जो सिर्फ वैल्यू से डिस्क्राइब होंगे उनका नेम क्या होगा? स्केलर्स फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनकी एग्जांपल क्या क्या लोगे? मास, एरिया, वॉल्यूम। मास, एरिया, वॉल्यूम। तो अब हमें ये क्लियर हो गया है कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ वैल्यू से हो पाएगी, तो उनको हमने क्या नेम दिया? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट क्या है? वेक्टर्स। थर्ड पार्ट है हमारा वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज
whose explanation can be done with value as well as direction. With value as well as direction are known as vector quantities, are known as vector physical quantities. इसका मीनिंग कुछ ऐसी physical quantities हैं जिनका explanation आपका value के साथ साथ direction से भी होता है, तो उन physical quantities को हम क्या बोलेंगे? That is vector physical quantities. That is vector physical quantities. तो अब चेक करते हैं बेटा, हम चेक करते हैं कि वेक्टर्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो इसके लिए हम एग्जांपल क्या लेंगे। अब एज्यूम कर लो, आपने सोचा कि एक कार रोड पे मूव कर रही है, ए कार इज मूविंग ऑन रोड, ए कार इज मूविंग ऑन रोड। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होगा कि कार की स्पीड क्या है, वो किस स्पीड से मूव कर रही है और कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कार किसके घर जा रही है, कार मार्केट जा रही है, कार किसी और सिटी में जा रही है, कार आपकी किस अम्यूजमेंट पार्क में जा रही है। इसका मीनिंग आपके माइंड में ये डाउट अपीयर होगा कि कार की स्पीड क्या है, कार स्लो है या फास्ट है, या फिर कार आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है, उसका जो फेस है वो किस साइड है। इसका मीनिंग आपके माइंड में दो टाइप के क्वेश्चन रेज होंगे कि कार स्लो है, फास्ट है, और कार की डायरेक्शन क्या है, कार कहां जाना चाह रही है। तो कार आपकी किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है। तो ये जो क्वेश्चंस आपके माइंड में रेज हुए हैं, इन क्वेश्चन की वजह से जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, उस फिजिकल क्वांटिटी का नेम क्या होगा? दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी विल कैरी speed. Velocity will carry speed with direction. So velocity will carry speed with direction. तो speed को define कैसे करोगे? A physical quantity which can tell us slowness and fastness of any object. तो स्पीड हमें सिर्फ ये बताएगी कि ऑब्जेक्ट आपका स्लो है या फास्ट है, और वेलोसिटी हमें क्या बताएगी कि ऑब्जेक्ट आपका स्लो है या फास्ट है, और किस डायरेक्शन में वो स्लो है, वो किस डायरेक्शन में फास्ट है। तो वेलोसिटी में आपको दो चीजें मिलेंगी, स्पीड मिलेगी और डायरेक्शन मिलेगी। इसका मीनिंग वेलोसिटी आपकी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक्सप्लेनेशन वैल्यू से भी होगा और डायरेक्शन से भी होगा। इसका मीनिंग दैट फिजिकल क्वांटिटीज whose explanation can be possible with direction as well as value is known as vector physical quantity, is known as vector physical quantity। तो हम क्या बोलेंगे? vectors equal to values plus directions, values plus directions। तो अगर हम s हटा देंगे तो सिंपल एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे? वैल्यू प्लस डायरेक्शन, वैल्यू प्लस डायरेक्शन। सो वेक्टर इक्वल टू वैल्यू प्लस डायरेक्शन। तो बेटा वेक्टर को हमने डिफाइन किया कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास वैल्यू होगी, डायरेक्शन होगी, उसको हम क्या नेम देंगे? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एंड दीज आर वेलोसिटी, फोर्स, acceleration. These are velocity, force, acceleration, momentum, velocity, force, acceleration, momentum, velocity, force, acceleration, momentum, torque, angular momentum, एक्सेट्रा। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज में आपको वैल्यू भी मिलेगी और आपको डायरेक्शन भी मिलेगी। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो वैल्यू भी कैरी करेंगी और डायरेक्शंस भी कैरी करेंगी, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा अब हमने प्योर रेशियो फिजिकल क्वांटिटीज को भी एक्सप्लेन कर दिया, फिर हमने एक्सप्लेन किया स्केलर्स को, फिर हमने एक्सप्लेन किया वेक्टर्स को। तो अब आपको नेक्स्ट किसको एक्सप्लेन करना है? टेंसर्स को। तो बेटा टेंसर्स को एक्सप्लेन करने से पहले आप मुझे बताओ कि वेक्टर का प्रॉपर मीनिंग क्या है? वेक्टर का प्रॉपर मीनिंग क्या है? वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू कैरियर। वेक्टर को हम बोलते हैं कैरियर। वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू कैरियर। बेटा ये वेक्टर आपका ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है वेक्टर, और इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? कैरियर। तो वो वर्ड जो किसी चीज को कैरी करता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर।
उसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो अब यहां पर वेक्टर किसको कैरी कर रहा है? वेक्टर डायरेक्शन को कैरी कर रहा है। सो हियर वी हैव कैरियर, हियर वी हैव कैरियर is known as directional property. Carrier is known as directional property. तो carrier को हम क्या बोलेंगे? It is directional property. तो वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? वेक्टर का मीनिंग ग्रीक लैंग्वेज में कैरियर होता है, और कैरियर का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्शन को कैरी करना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को कैरी करना, डायरेक्शन को कैरी करना। तो वेक्टर को हम ग्रीक लैंग्वेज में किस मीनिंग से बुलाएंगे? कैरियर के मीनिंग से बुलाएंगे। मीनिंग ऑफ कैरियर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को कैरी करना, डायरेक्शन को कैरी करना। तो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एबल टू कैरी डायरेक्शंस इन प्रॉपर लाइन। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो डायरेक्शंस कैरी करती हैं प्रॉपर लाइन में, सो दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपको क्लियर होना चाहिए वेक्टर का जो ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है वो कैरियर होता है, और कैरियर का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्शन को कैरी करना, डायरेक्शन को कैरी करना। तो बेटा हमने अब यहाँ पर प्योर रेशियो वाली फिजिकल क्वांटिटीज को आपको डिफाइन करके बताया, फिर हमने डिफाइन किया स्केलर्स को, फिर हमने डिफाइन किया वेक्टर्स को, हम डिफाइन करने वाले हैं टेंसर को। अब चेक करते हैं टेंसर का मीनिंग क्या है। बेटा अब चेक करते हैं हम टेंसर का मीनिंग क्या आएगा। टेंसर का मीनिंग क्या आएगा अभी चेक करने वाले हैं हम। टेंसर का मीनिंग क्या आएगा? नाउ टेंसर बेटा ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो ना तो स्केलर्स होंगी ना वेक्टर्स होंगी। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो ना तो स्केलर्स में काउंट होंगी ना वेक्टर्स में काउंट होंगी, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स के अंदर जो ना तो वेक्टर नेचर कैरी करती हैं, ना स्केलर नेचर कैरी करती हैं, और ना वो प्योर रेशियो की फॉर्म में होती हैं। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक नया नेम देंगे, दैट इज टेंसर्स। तो टेंसर्स का मीनिंग दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are not in the category of scalars as well as vectors are known as tensor physical quantities, are known as tensor physical quantities। तो हम क्या लिखेंगे? not proper scalar, not proper scalar, not proper vector। तो ना तो ये वेक्टर है ना ये स्केलर है, इसका मीनिंग नॉट प्रॉपर स्केलर, नॉट प्रॉपर वेक्टर। तो इनका नेचर ना तो स्केलर होता है ना इनका नेचर वेक्टर होता है। तो इसका मीनिंग दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ स्केलर्स as well as vectors are known as tensor physical quantities। तो अगर आप इनकी डेफिनेशन लिखना चाहो डेफिनेशन लिख सकते हो, तो आप लिख लो डेफिनेशन इसकी टेंसर की। नया वर्ड है आपके लिए, दैट इज those physical quantities which are not in category of scalars as well as vectors are known as tensor physical quantities, are known as tensor physical quantities, are known as tensor physical quantities, are known as tensor physical quantities। तो बेटा इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? इनके एग्जाम्पल होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस एक्सेट्रा। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस,
ये दोनों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो ना तो प्रॉपर स्केलर है ना प्रॉपर वेक्टर है। दीज टू क्वांटिटीज आर नोन एज टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज। दीज टू आर नोन एज टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिफरेंट होगी अबाउट डिफरेंट एक्सेस। इसका मीनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बार बार चेंज होगी अबाउट डिफरेंट एक्सेस। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अगर डिफरेंट एक्सेस के अलोंग डिफरेंट आ रही है, इसका मीनिंग क्या है? इस क्वांटिटी का स्केलर नेचर नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अलग अलग एक्सेस के अबाउट इसकी वैल्यू बार बार चेंज होगी। इसका मीनिंग अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, तो इसका मीनिंग क्या है कि डायरेक्शन चेंज करने से, रोटेशन की सेंस चेंज करने से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो रही है, इसका मीनिंग क्या है कि डायरेक्शन चेंज होने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मीनिंग डायरेक्शन चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी टाइप का इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज होने से अगर हम किसी चेयर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, किसी चेयर को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो अगर चेयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, तो इसका मीनिंग क्या है कि सेंस ऑफ रोटेशन चेंज करने से इस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर किसी टाइप का चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नेचर कैरी नहीं कर रही है, क्योंकि अगर हम रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आना चाहिए, क्योंकि हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो डायरेक्शंस यूज कर रहे हैं, बट डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी अगर इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नेचर कैरी नहीं कर रही है। नाउ स्केलर नेचर। अब अगर आप चेयर को अलग अलग एक्सिस के अराउंड घुमाओगे, चेयर को कभी आप चेयर को ऐसे ऐसे घुमाओगे, कभी चेयर को आप ऐसे ऐसे घुमाओगे, तो उस केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग वैल्यू कैरी कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि इसकी यूनिक वैल्यू भी नहीं है। इसकी वैल्यू अगर हर एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग वैल्यू कैरी कर रही है। इसका मीनिंग क्या? किसी डोर को अगर आप वर्टिकल हिंज के अबाउट ऐसे ओपन करोगे, तो वर्टिकल हिंज के अबाउट अगर ऐसे ओपन करोगे तो डिफिकल्टी का लेवल अलग होगा। अब अगर आप डोर को किसी और एक्सिस के अबाउट ओपन करोगे तो डिफिकल्टी का लेवल अलग होगा। इसका मीनिंग क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है बेटा? रोटेशनल डिफिकल्टी। तो रोटेशन के टाइम पे जो डिफिकल्टी आती है किसी बॉडी को रोटेट करने में, उस डिफिकल्टी का नेम क्या होता है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब ये जो डिफिकल्टी है, ये डिफिकल्टी आपकी अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग वैल्यू कैरी करती है। इसका मीनिंग क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर स्केलर भी नहीं है। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता। इसका मीनिंग डायरेक्शन चेंज होने से भी इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये वेक्टर भी नहीं है ना ये स्केलर है। इसका मीनिंग वैल्यू डिफरेंट होगी अबाउट डिफरेंट एक्सेस। इसी टाइप से नो चेंज ड्यू टू चेंज इन sense of rotation, due to change in sense of rotation। तो बेटा इस वाले कॉन्सेप्ट से हमें ये मिला कि ये क्वांटिटी ना तो स्केलर है, और नंबर 2 जो कंसेप्ट था वो ये था नो चेंज ड्यू टू चेंज इन सेंस ऑफ रोटेशन। इससे हमें ये मिला कि ये क्वांटिटी ना तो वेक्टर है, और ऊपर वाले से हमें क्या मिला? ये क्वांटिटी स्केलर भी नहीं है, और नीचे वाले से क्या मिला? ये क्वांटिटी आपकी वेक्टर भी नहीं है। तो इसका मीनिंग अगर हम किसी स्टूल को, किसी चेयर को अगर हम अलग अलग एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे घुमाएंगे, कभी ऐसे घुमाएंगे, तो डिफिकल्टी का लेवल अलग अलग होगा। हमें फील होगा कि हमें कम और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है चेयर को घुमाने में, तो उस केस में अलग अलग एक्सिस के अबाउट इसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। फिर अगर हम चेयर को घुमाते हैं क्लॉकवाइज या घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में हमें इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा चेयर को क्लॉकवाइज घुमाने में या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में। तो उसका मीनिंग डिफिकल्टी
डिफिकल्टी का लेवल क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में सेम रहेगा। इसका मीनिंग ये फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने से चेंज नहीं हो रही है। इसका मीनिंग इसके ऊपर डायरेक्शन का कोई रोल अपीयर नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग ये फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज होने से अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, तो इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का कोई रोल नहीं है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी ना तो वेक्टर है ना ये स्केलर है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस का काम क्या होता है बेटा? स्ट्रेस का मीनिंग होता है फोर्स अपॉन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में फोर्स कितना इफेक्टिव है, फोर्स पर यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में फोर्स आपका कितना अपीयर हो रहा है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब बेटा कोई फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शंस में स्ट्रेस की वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगी। तो फ्लाईओवर पे स्ट्रेस का जो अमाउंट आएगा वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएगा। इसका मीनिंग क्या? स्ट्रेस आपका हर डायरेक्शन में अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। तो स्ट्रेस आपका ना तो प्रॉपर स्केलर है ना प्रॉपर वेक्टर है। स्ट्रेस के ऊपर सेंस ऑफ रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन ऑन स्ट्रेस एंड its value is different along different direction। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग एक्सिस के अबाउट, अलग अलग पॉइंट के अबाउट आपको डिफरेंट मिलेगी। इसका मीनिंग क्या है कि स्ट्रेस फ्लाईओवर पे अलग अलग पॉइंट पे आपको अलग अलग मिलेगा। इसका मीनिंग स्ट्रेस की वैल्यू यूनिक नहीं है। फ्लाईओवर पे स्ट्रेस आपका हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा। इसका मीनिंग है स्ट्रेस की वैल्यू यूनिक नहीं है, स्ट्रेस का स्केलर नेचर भी नहीं है, और स्ट्रेस के ऊपर सेंस ऑफ रोटेशन का मीनिंग अगर हम फ्लाईओवर को कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज या घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लाईओवर अगर ऐसे घूमेगा, अगर फ्लाईओवर बेटा ऐसे घूमेगा या फ्लाईओवर ऐसे घूमेगा तो स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी is in stress and that property will make it tensor quantity। So that property will make it tensor quantity। तो स्ट्रेस में बेटा दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे फ्लाईओवर पे अलग अलग आएगी, और फ्लाईओवर अगर ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज या ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, अगर फ्लाईओवर घूमेगा क्लॉकवाइज, अगर फ्लाईओवर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में स्ट्रेस की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो स्ट्रेस भी आपकी टेंसर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपकी टेंसर क्वांटिटी है। तो बेटा हमने फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया और फिजिकल क्वांटिटीज के जो 4 पार्ट्स थे उनको हमने आज एक्सप्लेन किया। प्योर रेशो फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटीज एंड टेंसर्स फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टेंसर क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटी होगी जिसके पास ना तो स्केलर वाला नेचर होगा ना वेक्टर वाला नेचर होगा। तो अब हमें इसके बाद किस पे फोकस करना है? हमें इसके बाद अब वेक्टर्स पे फोकस करना है। तो वेक्टर्स को हमें डिफाइन करना है। वेक्टर्स का मीनिंग वो फिजिकल क्वांटिटी जो वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी कैरी करेगी, और वेक्टर्स का बेटा ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग क्या होगा? दैट इज कैरियर। अब ये जो वेक्टर वर्ड है ये किसको कैरी करता है? ये डायरेक्शन को कैरी करता है, उसका नेम पड़ गया कैरियर। सो वी कैन डिफाइन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कैरियर, a physical quantity which can carry direction of any quantity is known as vector quantity। A physical quantity which can carry direction of any quantity is known as vector physical quantity। तो इसका मीनिंग वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन कैरी कर रही है, so that physical quantity is known as vector quantity। तो कैरियर का मीनिंग क्या होता है? किसी टाइप की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को कैरी करना, तो उसी से ये बेटा मीनिंग हमें क्लियर हुआ कि वेक्टर्स का मीनिंग वो फिजिकल क्वांटिटी जो हमें वैल्यू भी बताएगी और जो हमें डायरेक्शन भी बताएगी। सो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अब हम वेक्टर्स को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज आप सिर्फ इन 4 फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स को
प्रॉपर वे से नोट डाउन करोगे, प्रॉपर वे से इनको स्टडी करोगे, प्रॉपर वे से इनको अंडरस्टैंड करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।